हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पुराने जमाने के अजीब और मजेदार कानूनों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि पुराने जमाने में लोगों को कैसे कैसे रूल्स मानने पड़ते थे। ऐसे रेगुलेशंस जो ये तय करते थे कि आप कौन सा रंग पहन सकते हैं या सूरज ढलने के बाद सीटी बजा सकते हैं या नहीं। ये कानून उनके समाज का आईना थे, उनके विश्वास, उनके डर, उनके पावर स्ट्रक्चर्स और एक मुश्किल दुनिया को समझने की उनकी कोशिशें। हर अजीब फरमान हमारे पुरखों के दिमाग की एक छोटी सी दिलचस्प झलक दिखाता है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलो फैशन की बात करते हैं, खास तौर पर टायरियन पर्पल। एंशिएंट रोम जैसी जगहों पर यह वाला शेड पहनना एवरेज सिटीजन के लिए बिल्कुल मना था। सम्पचुरी लॉज कंजम्पशन को रेगुलेट करते थे और सोशल क्लासेस को देखकर ही अलग पहचान देते थे। टायरियन पर्पल एक छोटे समुद्री घोंघे मुरेक्स के म्यूकस से आता था। हजारों ऐसे घोंघे लगते थे, तब जाकर थोड़े से कपड़े के लिए भी डाई बनता था। इसके रेयर होने और कीमत की वजह से यह अल्टीमेट स्टेटस सिंबल बन गया था। यह विजुअल और सोशल हायरार्की बनाए रखने का एक सोचा समझा तरीका था। जब आप किसी को टायरियन पर्पल में देखते थे तो आप समझ जाते थे कि वो सोसाइटी के शिखर पर हैं। ये एक मजेदार एग्जाम्पल है कि कैसे रंग चुनने जैसी मामूली सी बात भी एक पूरी सभ्यता के ताने बाने में जुड़ी हो सकती थी। जरा सोचो, आप कोर्ट में पेश होने वाले हो, लेकिन तभी आपको याद आता है आपने ब्रेकफास्ट में लहसुन खाया था। कुछ पुराने समाजों में ये एक असली प्रॉब्लम हो सकती थी। तेज गंध जैसे लहसुन की तीखी सांस को ऑफेंसिव, डिस्ट्रैक्टिंग और प्रोसीडिंग्स की गंभीरता और प्रिजाइडिंग ऑफिशियल्स के लिए अपमानजनक माना जाता था। ये एक रिमाइंडर है कि इंपॉर्टेंट सोसाइटल फंक्शंस में एंगेजमेंट के रूल्स अक्सर लिखी हुई बातों से आगे बढ़कर कंडक्ट की अनकही लेकिन असरदार उम्मीदों तक जाते थे। चलो गियर बदलते हैं। कई पुराने पैट्रियार्कल समाजों में औरतों के रथ चलाने पर सख्त पाबंदी थी, खासकर पब्लिक में या सेरेमोनियल मौकों पर। रथ स्टेटस और पावर के सिंबल्स थे जिन पर मर्दों का दबदबा था। ये पाबंदी औरतों की एबिलिटी के बारे में कम और रथ चलाने का मतलब क्या था इसके बारे में ज्यादा थी। सोसाइटी इस सोच को मजबूत करती थी कि पब्लिक पावर मर्दों का क्षेत्र है। कभी किसी ने कहा है कि रात में सीटी मत बजाओ। इस मान्यता की जड़ें बहुत पुरानी हैं और कई कल्चर्स में इसे काफी सीरियसली लिया जाता था। माना जाता था कि अंधेरा होने के बाद सीटी बजाना बिन बुलाए मेहमानों को न्योता देना है, खास तौर पर बुरी आत्माओं, भूतों या दूसरी खतरनाक सुपरनैचुरल शक्तियों को। रात असली खतरे, रहस्य और अजीब चीजों का इलाका थी। सीटी जैसी तेज, साफ इंसानी आवाज को एक सिग्नल समझा जा सकता था जो आपकी मौजूदगी उन चीजों को बताती थी जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं था। रात में सीटी न बजाने का यह कानून अंधेरे और सुपरनैचुरल चीजों के गहरे डर को दिखाता है और इन माने हुए खतरों से बचने के लिए बनाए गए बिहेवियरल रूल्स को भी। कभी किसी ने कहा है कि रात में सीटी मत बजाओ। इस मान्यता की जड़ें बहुत पुरानी हैं और कई कल्चर्स में इसे काफी सीरियसली लिया जाता था। माना जाता था कि अंधेरा होने के बाद सीटी बजाना बिन बुलाए मेहमानों को न्योता देना है, खास तौर पर बुरी आत्माओं, भूतों या दूसरी खतरनाक सुपरनैचुरल शक्तियों को। रात असली खतरे, रहस्य और अजीब चीजों का इलाका थी। सीटी जैसी तेज, साफ इंसानी आवाज को एक सिग्नल समझा जा सकता था जो आपकी मौजूदगी उन चीजों को बताती थी जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं था। रात में सीटी न बजाने का यह कानून अंधेरे और सुपरनैचुरल चीजों के गहरे डर को दिखाता है और इन माने हुए खतरों से बचने के लिए बनाए गए बिहेवियरल रूल्स को भी। कभी किसी ने कहा है कि रात में सीटी मत बजाओ। इस मान्यता की जड़ें बहुत पुरानी हैं और कई कल्चर्स में इसे काफी सीरियसली लिया जाता था। माना जाता था कि अंधेरा होने के बाद सीटी बजाना बिन बुलाए मेहमानों को न्योता देना है, खास तौर पर बुरी आत्माओं, भूतों या दूसरी खतरनाक सुपरनैचुरल शक्तियों को। रात असली खतरे, रहस्य और अजीब चीजों का इलाका थी। सीटी जैसी तेज, साफ इंसानी आवाज को एक सिग्नल समझा जा सकता था जो आपकी मौजूदगी उन चीजों को बताती थी जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं था। रात में सीटी न बजाने का यह कानून अंधेरे और सुपरनैचुरल चीजों के गहरे डर को दिखाता है और इन माने हुए खतरों से बचने के लिए बनाए गए बिहेवियरल रूल्स को भी। कभी किसी ने कहा है कि रात में सीटी मत बजाओ। इस मान्यता की जड़ें बहुत पुरानी हैं और कई कल्चर्स में इसे काफी सीरियसली लिया जाता था।
माना जाता था कि अंधेरा होने के बाद सीटी बजाना बिन बुलाए मेहमानों को न्योता देना है, खास तौर पर बुरी आत्माओं, भूतों या दूसरी खतरनाक सुपरनैचुरल शक्तियों को। रात असली खतरे, रहस्य और अजीब चीजों का इलाका थी। सीटी जैसी तेज, साफ इंसानी आवाज को एक सिग्नल समझा जा सकता था, जो आपकी मौजूदगी उन चीजों को बताती थी जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं था। रात में सीटी न बजाने का यह कानून अंधेरे और सुपरनैचुरल चीजों के गहरे डर को दिखाता है और इन माने हुए खतरों से बचने के लिए बनाए गए बिहेवियरल रूल्स को भी। कभी किसी ने कहा है कि रात में सीटी मत बजाओ। इस मान्यता की जड़ें बहुत पुरानी हैं और कई कल्चर्स में इसे काफी सीरियसली लिया जाता था। माना जाता था कि अंधेरा होने के बाद सीटी बजाना बिन बुलाए मेहमानों को न्योता देना है, खास तौर पर बुरी आत्माओं, भूतों या दूसरी खतरनाक सुपरनैचुरल शक्तियों को। रात असली खतरे, रहस्य और अजीब चीजों का इलाका थी। सीटी जैसी तेज, साफ इंसानी आवाज को एक सिग्नल समझा जा सकता था, जो आपकी मौजूदगी उन चीजों को बताती थी जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं था। रात में सीटी न बजाने का यह कानून अंधेरे और सुपरनैचुरल चीजों के गहरे डर को दिखाता है और इन माने हुए खतरों से बचने के लिए बनाए गए बिहेवियरल रूल्स को भी। अगला एक रूल ऐसी चीज के बारे में जिसे हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं, दरवाजा पार करना। कई पुराने कल्चर्स में घर या मंदिर की चौखट के साथ कैसे पेश आना है, इसे लेकर एक बड़ा अंधविश्वास था। सीधे चौखट पर पैर रखना अक्सर बैड लक या अपमानजनक माना जाता था। चौखट के लिए यह सम्मान पुराने इंसानों की जगह को बांटने और पवित्र मानने की जरूरत के बारे में बहुत कुछ कहता है। एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां फिजिकल बाउंड्रीज का गहरा स्पिरिचुअल महत्व था। अब चलो पुराने ड्रेस कोड्स की बात करते हैं, खासकर कि मर्द क्या पहनते थे। रोम, ग्रीस और इजिप्ट में मर्दों के कपडिडेडों पर सख्त सोशल रूल्स थे, खासकर औरतों के माने जाने वाले कपडिडेडों पर। ये कानून दिखाते हैं कि कपड़े हमेशा से आइडेंटिटी, खासकर जेंडर आइडेंटिटी के मार्कर रहे हैं। वैसे तो कई पुराने कल्चर्स में सफाई को अहम माना जाता था, लेकिन अर्ली क्रिश्चियनिटी के उदय के साथ नहाने को लेकर सोच में बदलाव आया, खासकर संडे जैसे पवित्र दिनों पर। कुछ तपस्वी क्रिश्चियन विचारकों और समुदायों द्वारा ज्यादा नहाने को शक की निगाह से देखा जाने लगा। ये बदलाव दिखाता है कि कैसे रिलीजियस और कल्चरल विचारधाराएं सबसे बेसिक इंसानी कामों के बारे में भी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये फिजिकल वेलबीइंग और स्पिरिचुअल प्यूरिटी के बीच एक तनाव को दिखाता है, जहां कभी कभी भक्ति जिस्मानी आराम को नजरअंदाज करके भी दिखाई जा सकती थी। आप में से कई लोग फ्राइडेज को मीट न खाने की प्रथा से वाकिफ होंगे, जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंस और प्रायश्चित का एक गहरा काम है। ये डाइटरी रूल जीसस क्राइस्ट के बलिदान का सम्मान करने, सेल्फ डिनायल का अभ्यास करने और भक्ति के एक सामुदायिक काम में हिस्सा लेने का एक तरीका था। फ्राइडे का परहेज इस बात का सबूत है कि खाना कैसे एक बिलीफ सिस्टम के सबसे गहरे सिद्धांतों को व्यक्त करने का जरिया बन सकता है। खाने जैसी मामूली चीज को सबसे पवित्र रहस्यों से जोड़ता है। चलो प्यार की बात करते हैं, या कम से कम कई पुराने समाजों में इसे पब्लिक में कैसे नहीं दिखाना चाहिए था। इस बारे में खुलेआम पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन को अक्सर अच्छा नहीं माना जाता था, खासकर रिपब्लिकन रोम जैसे ज्यादा कंजर्वेटिव समाजों में। ये पुराने बैन जरूरी नहीं कि प्यार को दबाने के लिए थे, बल्कि उसके इजहार को ऐसे तरीकों से दिखाने के लिए थे जो समाज के ऑर्डर, शिष्टाचार और अपनी पब्लिक इमेज को संभाल कर रखने के बड़े आदर्शों के मुताबिक हों। ऊंची एड़ी वाले जूतों का इतिहास काफी लंबा है और इसके साथ कुछ सोशल रेगुलेशंस भी आए। कुछ रोमन संदर्भों में ऊंची एड़ी वाले जूते प्रोस्टिट्यूट्स से जुड़ सकते थे, जो उन्हें इज्जतदार गृहिणियों से अलग करते थे। ये औरतों की अलग अलग सोशल कैटेगरीज के बीच साफ विजुअल फर्क बनाए रखते थे। लकी फील कर रहे हो? एंशिएंट रोम में जुआ, खासकर पासे से, की खूब निंदा की जाती थी और इसे इलीगल बना दिया जाता था। लेक्स टाइशिया और लेक्स पब्लिसिया जैसे कानून इस एक्टिविटी को रोकने के लिए बनाए गए थे। नैतिकतावादी जुए को एक गंभीर बुराई मानते थे। उनका मानना था कि इससे फाइनेंशियल बर्बादी और नैतिक पतन होता है। चलो बालों की बात करते हैं, खासकर औरतों के बालों की। पुराने जमाने में उनकी लंबाई और स्टाइल मजबूत सोशल रूल्स के अधीन होते थे। लंबे बाल औरत की फेमिनिनिटी और मैरिटल स्टेटस का प्रतीक माने जाते थे। बाल छोटे कटवाना नकारात्मक रूप से देखा जाता था। बालों की लंबाई औरतों के अपीयरेंस और सोशल हायरार्की पर पहरा देती थी।
अब मर्दों की बारी, और एक सवाल जिसने उन्हें सदियों से परेशान किया है, दाढ़ी रखें या न रखें। क्लासिकल ग्रीस में दाढ़ी अक्सर बुद्धिमानी, मैच्योरिटी और मैस्कुलिनिटी की निशानी होती थी। इसके उलट रोमन्स, खासकर रिपब्लिक और शुरुआती एम्पायर के ज्यादातर वक्त में क्लीन शेवन रहना पसंद करते थे। शेविंग डिसिप्लिन, सभ्यता और रोमन होने की निशानी थी। फेशियल हेयर सिर्फ पर्सनल ग्रूमिंग की बात नहीं थी, ये एक असरदार कल्चरल सिग्निफायर था जो बदलते कल्चरल वैल्यूज और दूसरे समाजों के साथ संपर्क को दिखाता था। हमने फ्राइडेज को मीट से परहेज करने की बात की है, लेकिन पुराने जमाने के दूसरे ज्यादा अनजान डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में क्या? पुराना जमाना बहुत ही स्पेसिफिक लोकलाइज्ड डाइटरी पाबंदियों और रेगुलेशन से भरा हुआ था जो जाने माने रिलीजियस कानूनों से कहीं आगे थे। ये खास कल्ट्स, फिलोसॉफिकल स्कूल्स या क्षेत्रीय मान्यताओं से जुड़े हो सकते थे। यहाँ की टेकअवे ये है कि पुराने जमाने की जिंदगी और बिलीफ सिस्टम्स में जबरदस्त डाइवर्सिटी थी, जो अक्सर बहुत लोकल इकोलॉजिकल हालातों, स्पिरिचुअल व्याख्याओं और सामुदायिक परंपराओं से जुड़ी होती थी। म्यूजिक और गाना यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं। कुछ पुराने संदर्भों में कुछ खास तरह के पब्लिक सिंगिंग को लीगली रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। एंशिएंट रोम में व्यंग्यात्मक या मानहानि करने वाले गाने सीरियस जुर्म हो सकते थे। म्यूजिक पावरफुल होता है, ये जोड़ सकता है, इंस्पायर कर सकता है, मजाक उड़ा सकता है और भड़का भी सकता है। पुराने समाज इसके पब्लिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की कोशिश करते थे। हम टायरियन पर्पल की शाही एक्सक्लूसिविटी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन पुराने जमाने की रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में यह अकेला रंग नहीं था। लाल रंग के कुछ शेड्स, खासकर कर्मिस जैसे महंगे और रेयर डाइज से बने हुए, भी सम्पचुरी लॉज या मजबूत सोशल रिवाजों के तहत आ सकते थे। इसका इस्तेमाल एलीट के लिए रिजर्व करके समाज पावर स्ट्रक्चर्स और हायरार्कीज को विजुअली मजबूत कर सकते थे। पुराने जमाने में रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं चुने जाते थे, वे गहरे कोडेड सिंबल्स थे। ज्यादातर पुराने जमाने के खाने में फोर्क्स का न होना और बाद में उनके आसपास का शक काफी कुछ कहता है। जब वेस्टर्न यूरोप में फोर्क्स आने शुरू हुए तो उन्हें अक्सर काफी शक और निंदा का सामना करना पड़ा। कुछ लोग फोर्क को एक गैर जरूरी दिखावा मानते थे, जरूरत से ज्यादा नजाकत या जनानापन की निशानी। फोर्क के धीरे धीरे अपनाए जाने की कहानी दिखाती है कि रोजमर्रा की आदतें कितनी गहरी हो सकती हैं और नई टेक्नोलॉजीज या रिवाजों को कैसे एक नैतिक या सोशल खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। जब कॉफी पहली बार यूरोप और ऑटोमन एम्पायर में पहुंची तो उसे मिली जुली दिलचस्पी और शक का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर इस पर सीधे बैन लग गया। शासकों को डर था कि कॉफी हाउसेस बगावत की जगह बन सकते हैं। कुछ मौलवियों ने कॉफी को शराब की तरह माना। कॉफी पर शुरुआती रोक की कहानी नए पदार्थों और आदतों पर मॉरल पैनिक्स का उदाहरण है। विग्स का इतिहास बहुत पुराना है, एंशिएंट इजिप्ट तक जाता है, जहां उन्हें हाइजीन और स्टेटस सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। रोमन्स भी विग्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके इस्तेमाल के बावजूद विग्स हमेशा आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते थे और सोशल स्टिग्मा का शिकार हो सकते थे। विग से जुड़ी चिंताओं का कॉन्टेक्स्ट अक्सर असलियत, धोखे और घमंड के विचारों के इर्द गिर्द घूमता था। पुराने जमाने में विग्स को लेकर सोच कॉम्प्लेक्स थी। वे स्टेटस और फैशन के सिंबल्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या मजाक और नैतिक चिंता की वजह भी बनते थे। डांस इंसानी एक्सप्रेशन के सबसे पुराने रूपों में से एक है, जो अनगिनत पुराने कल्चर्स में रिचुअल्स, सेलिब्रेशंस और सोशल लाइफ का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन कुछ खास तरह के डांस की सख्त आलोचना की जा सकती थी या उस पर रोक भी लगाई जा सकती थी। वाइल्ड, उन्मादी या खुलेआम सेंसुअल डांस को अथॉरिटीज शक की निगाह से देख सकती थीं। और ये लीजिए पुराने इतिहास के अजीब और चौंका देने वाले कानूनों और सोशल रिवाजों का एक तूफानी दौरा। ये समाज को स्ट्रक्चर देने, पावर दिखाने और एक अलग दुनिया को समझने की कोशिशें थीं। पुराने समाजों के नॉर्म्स और कानूनों को समझना हमें आज के क्यों को देखने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट योर फेवरेट वियर्ड लॉ एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हिस्टोरिकल कंटेंट। अगली बार मिलते हैं।